ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड का हमारा अगला टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, बिकॉज़ ये आपका इसमें आता है टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होता है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और हाइब्रिडाइजेशन आपने वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाऊँगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energies so as to redistribute their energies and to give new orbitals of equivalent energy and shape। तो इन सब बातों का जो ये डेफिनेशन मैंने बोली है इसको अब मैं समझा देती हूँ। पहली चीज़ हमने इसमें यूज़ की इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मिक्स कौन चीज़ें होंगी? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे मेटल्स के, सेंट्रल मेटल जो है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। जिन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे? जिनकी एनर्जीज़ डिफरेंट तो होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा एनर्जीज़ में, ठीक है। मतलब अगर आपका एस और पी ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जीज़ के होते हैं, एस की एनर्जी कम होती है और पी की थोड़ी हाई होती है, लेकिन अगर आप 2s ऑर्बिटल ले रहे हैं और 2p ऑर्बिटल ले रहे हैं तो इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक 2s ले रहे हैं और एक 4p ले रहे हैं तो इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। एक 2 शेल का है, एक 4 शेल का है, तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। मतलब हाइब्रिडाइज्ड वही ऑर्बिटल करेंगे जिनकी एनर्जी में बहुत कम या स्लाइट डिफरेंस हो, वो ऑर्बिटल्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब इंटरमिक्सिंग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही इंटरमिक्सिंग होता है। जब इंटरमिक्सिंग होगी दोनों की, दो ऑर्बिटल्स की, तो वो अपनी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब बराबर बराबर बांट लेंगे। दोनों ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी बराबर बराबर बांट लेंगे और उसके बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी फिर सेम हो जाएगी। मतलब मान लो इसकी एनर्जी जो है वो आपकी 4 यूनिट है और इसकी एनर्जी जो है वो 8 यूनिट है। जब इन दोनों ने आपस में बांट ली एनर्जी तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? 4 + 8 आपकी 12 हो गई ना। जब बांट देंगे तो इसकी एनर्जी भी 6 हो जाएगी और इसकी एनर्जी भी 6 हो जाएगी, 6 यूनिट ही हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया आफ्टर इंटरमिक्सिंग, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, और उनकी शेप भी अलग नहीं होगी, शेप भी इक्विवेलेंट ही होगी, सेम होगी। अभी अगर आपका एस ऑर्बिटल ले रहे हैं आप तो इसकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इसकी शेप भी अलग है। एस की क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। और पी ले रहे हैं तो पी की एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डम्बल शेप है। जब ये इंटरमिक्स कर जाएंगे दोनों, और ऑर्बिटल कितने हैं? ये एक एस का है और एक पी का है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। तो जो इंटरमिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल बनेंगे वो भी उतने ही बनेंगे जितने आपके इंटरमिक्स हो रहे हैं, मतलब दो ही बनेंगे। यहाँ पे दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि दो इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनकी एनर्जीज एंड शेप सेम होगी। और उनका नाम इसमें, जैसे ये वाला एग्जांपल है तो इसमें नाम क्या हो जाएगा? ये जो इसमें दो ऑर्बिटल कौन कौन से बने? एक ये वाला बना, ये वाला, ये स्मॉल लोब है, ये लार्ज लोब है, और एक ये वाला बना, लार्ज लोब स्मॉल लोब, ठीक है। तो ये दो ऑर्बिटल बने। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी sp है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका नाम भी है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। इनके नाम भी सेम हो गए अब, और इनकी एनर्जी भी सेम हो गई और इनकी शेप भी सेम हो गई, है ना। डंबल ना रह के या स्फेरिकल ना रह के इनकी शेप ऐसी हो गई, ठीक है। तो इसमें अब दो बने सिर्फ, तो इन्होंने क्या किया? सेंट्रल मेटल के अराउंड ये कैसे अरेंज हुए? 180 डिग्री पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, सेंट्रल मेटल के अराउंड। तो
यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई डेफिनेशन क्या कि इंटरमिक्सिंग हुई एटॉमिक ऑर्बिटल की जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट थी और उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी फिर इक्विवेलेंट हुई और उनकी शेप भी इक्विवेलेंट हुई। ठीक है, यह हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये एग्जांपल था एस और पी का। अगर आपके 3 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं 1 2 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। एक एस का कर रहा है, 2 पी के कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक ये वाला, एक ये और एक ये। इन्होंने 120 डिग्री पे अपने आप को अरेंज किया अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर आई। क्लियर हुआ ये? अब इनकी एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम। शेप सेम का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप। ठीक है, आप इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप देखें तो एक लार्ज लोब एक स्मॉल लोब, इस वाले की देखें तो एक लार्ज लोब एक स्मॉल लोब, इस वाले की देखें तो एक लार्ज लोब एक स्मॉल लोब। ठीक है, और इन्होंने ट्रायगोनल प्लेनर में अपने आप को अरेंज किया है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बने? 3 ही बने। इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 होगा और इसका नाम भी sp2 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा हमने किया नटशेल में। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह की हैं? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp। नेचुरली जब आपके 2 ही लिगेंड हैं सेंट्रल मेटल और 2 ही लिगेंड हैं, लिगेंड ये 1 और ये 2, तो इसमें इसको क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? लीनियरली अरेंज करेंगे 180 डिग्री पे और इनकी शेप जो है लीनियर होगी। ठीक है, ज्योमेट्री भी इस तरह से, ये सेंट्रल एटम और ये लिगेंड। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp, क्योंकि इसको 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये sp है। उसके बाद एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इसमें कंबाइन कर रहा है और 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक ये और एक ये वाला। अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं तो एक s का कंबाइन करेगा और 2 p के कंबाइन करेंगे और शेप क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ये हमने कर लिया पीछे। अगर 4 हैं तो 4 के केस में 2 केसेस बनते हैं। एक ऑर्बिटल s का लेंगे, एक और 3 p के लेंगे। ठीक है, तो अगर एक s का लिया और 3 p के लिए तो आपकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में टेट्राहेड्रल शेप होती है इस तरह की। ठीक है, लेकिन अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी 4 ही बॉन्ड बने ना, 2 3 और 1 4 ही बॉन्ड हैं इसमें भी। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, पर इस केस में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। टेट्राहेड्रल ना रह के स्क्वायर प्लेनर होती है, ये शेप है इसकी। और इसमें एक d का कंबाइन किया, एक s का और 2 p के कंबाइन किए। यहाँ पे 3 p के करते हैं। p के ऑर्बिटल कितने करते हैं sp3 में? 3। यहाँ पे 2 ही करते हैं p के ऑर्बिटल्स और एक d का कर जाता है। और जो d है वो भी आपका कौन सा होगा? इनर d ऑर्बिटल होगा। मतलब अगर आपका 4s है एक शेल, ये 4p है, ये 4p का दूसरा ऑर्बिटल है, 3 होते हैं ना 4p में, p में, और तो ये वाला किसका होगा? 3d का होगा। ठीक है, ये वाला किसका d ऑर्बिटल होगा? 3 का, इनर शेल का होता है जो ये d ऑर्बिटल होता है। और d ऑर्बिटल भी कौन सा होगा? dx² माइनस y² होगा। 5 d ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। तो ये 2 हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो ये वाले लास्ट के 2 हैं उनमें से अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये वाला इन्वॉल्व होता है, dx² माइनस y²। ठीक है, और इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अगला जो है, अगर आपके पास
5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, 5 बॉन्ड बनाने हैं अब इसने, तो या तो एक हो सकता है कि आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें। एक आपका कंबाइन किया डी का, यहाँ पे DsP3 और sp3d दो तरह के हो सकते हैं। अगर DsP3 लिखा है तो इसका मतलब इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, और इनर शेल का डी ऑर्बिटल इस केस में कौन सा यूज़ होता है, DZ² DsP3 में। और अगर sp3d है तो इसमें आउटर, बाहर की तरफ को लिखा है ना डी, तो इसमें आउटर शेल का यूज़ होता है, और कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होता है, dx² - y²। यह आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हो सकता है आपका MCQ टाइप में कि DsP3 में इनर ऑर्बिटल यूज़ होता है कि आउटर होता है। नेचुरली इनर, ये तो करना बहुत इजी है, लेकिन कौन सा इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होता है, dx² - y² या dz² या dxy, कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, dz², और sp3d में dx² - y² यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है DsP3 में एक D का है, एक S का है, और 3 जो हैं वो P के हैं, और इसमें भी एक S का है और 3 P के हैं और एक D का है, और यहाँ पे dx² - y² है, और ये आउटर है। ठीक है, 3 P के हैं तो ये मान लो 4P है, ये 4S है, तो ये 4D होगा, और यहाँ पे ये 3D होगा। और अगर आपका इनर वाला है तो उसमें ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, देखिए 1 2 3 4 और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4 5। ये स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर था, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड है लगा हुआ, ये देखिए है ना, पिरामिड की तरह ऊपर को है ना, ये स्क्वायर, इसके ऊपर इस तरह से पिरामिड जैसे बना, ये ऊपर की तरफ को है ना, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप है। ये आपकी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और एक इस प्लेन के नीचे की तरफ को है। और अगर आपका 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है तो उसमें भी आपका इनर या आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस यूज़ हो सकते हैं। 6 ऑर्बिटल यूज़ होने हैं, तो 6 ऑर्बिटल में 2 डी के होंगे, एक एस का होगा और 3 पी के होंगे। ठीक है, D2sp3 है तो इनर, और sp3d2 है तो आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस। और जब दोनों ही डी के ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं तो dx² - y² और dz² दोनों ही यूज़ होंगे, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इस तरह की शेप होगी। ठीक है, तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस करेंगे हम इसमें। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये 6 पोस्टुलेट्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि आ सकते हैं। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट है, क्या कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन में एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने ही चाहिए। अगर मेटल में एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं होगा, खाली ऑर्बिटल ही नहीं होगा अगर मेटल में, तो जो लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो डोनेट कहाँ पे करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, खाली ऑर्बिटल मेटल में होने चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, वो हाइब्रिडाइज करेंगे और नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, तो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिड खाली ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। और थर्ड पोस्टुलेट है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और आउटर डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं यूज़। देन फोर्थ पोस्टुलेट है कि जो लिगेंड होते हैं उसमें एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर होना चाहिए। फिफ्थ पोस्टुलेट है
कि जो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल का, वो ओवरलैप करेगा विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो। ठीक है। अब इसमें नेचुरली जब आपके पास क्या है, ये सपोज मेटल है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, तो यहाँ पे लिगेंड के पास जो फील्ड ऑर्बिटल होगा लिगेंड का, वो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड कैसा होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में बनेगा। ठीक है। और लास्ट पोस्टुलेट बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड तो बन ही सकता है, जैसे ये बना ना सिग्मा बॉन्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग से, लेकिन पाई भी बन सकते हैं, है ना, पाई भी बन सकते हैं। अगर मेटल के पास यहाँ पे खाली पी ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास फील्ड पी ऑर्बिटल है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे आपस में और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो सिग्मा तो बनाएंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, साथ में पाई भी बना सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो नटशेल में क्या क्या पोस्टुलेट्स हुए कि पहला कि अवेलेबल होने चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल अगर अवेलेबल हैं तो वो हाइब्रिडाइज हो जाने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तीसरा उनके पास इनर और आउटर डी ऑर्बिटल कोई भी यूज़ कर सकता है जो है मेटल। और फोर्थ पोस्टुलेट है कि लिगेंड के पास एटलीस्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिफ्थ है कि आपके पास मेटल और जो लिगेंड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बाय ओवरलैपिंग। और सिक्स्थ है कि पाई बॉन्ड भी बना सकता है कॉम्प्लेक्स। तो ये दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एप्लीकेशन क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की? कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टीरियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है। बाय नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मान लो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है sp3d2। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। उसका शेप कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो हमें स्ट्रक्चर पता चल जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगी, ये भी हम अगली एग्जाम्पल जब लेंगे तब पता चलेगा आपको। और दूसरी एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सेकंड एप्लीकेशन है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बता देता है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक क्या होता है और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ये आप कैसे लर्न कर सकते हो? डाई मीन्स, डाई का क्या मतलब होता है? दो। डाई ट्राई होता है ना, डाई ट्राई टेट्रा। तो डाई का क्या मतलब होता है? दो अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो पेयरिंग में ही प्रेजेंट होंगे। देयर शुड बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस में या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो उनके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देना हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। उनकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज़ ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और ये एक आपने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया? एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये सब्सटेंस ऐसे गोल जैसा नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू कर जाएगा ऐसे करके। ठीक है। और सेंटर में ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सब्सटेंस कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होगा तो यहीं सेंटर में रहेगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को ये अट्रैक्ट नहीं होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन के बाद हम अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस हैं।
इसमें इस लेक्चर में मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लूँगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हम कल करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि 6 लिगेंड लगे हैं। कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कितने हैं? 6। तो जैसे आपने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया क्रोमियम NH3 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। और क्रोमियम में इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 पॉजिटिव। क्रोमियम जब जो मेटल होती है या एलिमेंट है उसमें उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, क्रोमियम का 24, ठीक है। और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? 3d5 4s1, 3d5 4s1। 3d4 4s2 होती है वैसे, पर क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ये अनपेयर्ड हो जाते हैं सारे के सारे, 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है ना। तो क्रोमियम 3 अगर है, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाएगा। एक ये इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब 4s भी खाली हो गया और 2d के खाली हो गए, 3d के ऑर्बिटल। अब हमें चाहिए कितने ऑर्बिटल खाली? खाली ऑर्बिटल कितने चाहिए? 6, क्योंकि 6 लिगेंड हैं। तो 6 ऑर्बिटल क्या खाली हुए? हाँ, 1 2 3 4 5 और 1, 6 ऑर्बिटल खाली हैं इसमें, ठीक है। 6 ऑर्बिटल खाली हैं, 2 डी के हैं और 1 एस का है और 3 पी के हैं। ये तीनों 6 के 6 क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3, ठीक है। और D2sp3 की क्या शेप होती है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हमने शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल, और इसने अपने जो NH3 है उसने 6 लिगेंड्स ने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो इन खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए, खाली ऑर्बिटल में दे दिए और बॉन्ड बना दिया। कौन सा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, इस स्ट्रक्चर से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये बताया, देखिए हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने वैलेंस शेल्स को ही देखते हैं हम वैलेंस शेल के बारे में ही देख रहे हैं, इनर शेल के बारे में कुछ नहीं देख रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने इसकी ज्योमेट्री पता कर ली ऑक्टाहेड्रल, और दूसरी चीज़ हमने देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं हैं? तो इसमें तो हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं अगर, तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो हमें 2 चीज़ों का पता चल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, 2 ही इसकी एप्लीकेशन हमने पीछे पढ़ी कि 2 एप्लीकेशन है मेन। देन ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि आपका कोबाल्ट का है ये कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट NH3 6 और 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुई यहाँ पे? 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट जो है 27 होता है, 3d7 और 4s2। अब 3d7 में से क्योंकि 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 2 निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 1 ये वाला निकल जाएगा जो पेयरिंग में है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब क्या रह गया इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? 3d6 रह गई। अब 3d6 में 2 केसेस हो सकते हैं। अभी कितने नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल खाली हैं इसके पास? 1 2 3 4, पर चाहिए कितने? 6 चाहिए खाली, ठीक है। 6 खाली चाहिए। तो ये 2 चीज़ें कर सकता है, या तो ये 4d का यूज़ करें, 4d के पास भी तो 5 है ना खाली, या तो ये 4d के 2 यूज़ करें, या फिर जो ये अभी ये जो अनपेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे जिनमें से 4 अनपेयर्ड हैं, तो ये 6 के 6 जो हैं वो अभी ये अलग अलग कमरों में हैं। ये अपने कमरे में है, ये अपने कमरे में है, अपने कमरे में है, अपने कमरे में है, और ये दोनों अपने कमरे में पड़े हैं। या फिर ये ऐसा करें कि ये 2 बोलें कि हम ये इन्हीं कमरों में आ जाते हैं 2 में, है ना। तो ये 2 कमरे अपने छोड़ दें और इनके साथ पेयरिंग में आ जाएं, क्योंकि एक कमरे में 2 लोग तो रह ही सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रह रहे हैं,
होता है ना, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 2। तो ये सारे के सारे पेयरिंग में आ जाएं तो ये 2 कमरे और खाली हो गए इसके, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी फिर, D2sp3, या तो हाइब्रिडाइजेशन होती sp3d2 या हाइब्रिडाइजेशन होती D2sp3। तो अगर तो ये पेयर हो गए, मान गए पेयरिंग होने के लिए, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल शेप है। पर अब ये पेयर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कहाँ से पता चलेगा, कि जब हमने इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर देखा। वो कैसे देखा, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ये सेंटर में ही रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पेयरिंग हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ से हमें इसके डायमैग्नेटिक बिहेवियर का भी पता चला, ठीक है, कि ये डायमैग्नेटिक है, सारे के सारे पेयर हो गए। तो अगर तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे इसको पढ़ें, तब तो आपको सारे के सारे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस फिर डायमैग्नेटिक ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर आप ये वाला कॉम्प्लेक्स लें COF6 3 नेगेटिव, तो इसमें भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेम यही सिचुएशंस होंगी जो ऊपर हुई हैं आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, और ये वाली आपकी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की। और अगेन सिर्फ 3 ही खाली ऑर्बिटल बचे, ठीक है। अब इसके पास भी एक चीज़ है, एक कंडीशन है कि ये या तो पेयर हो जाएं और ये 2 खाली कर लें, या फिर आप 4D के यूज़ करो। इस केस में जब COF6 है तो ये 4D के यूज़ कर रहा है, sp3d2 यूज़ कर रहा है। शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही रह जा रही है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर इसका जो है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। तो हमें बच्चे ये कैसे पता चलेगा कि किसी कॉम्प्लेक्स में तो पेयरिंग हो जा रही है और किसी कॉम्प्लेक्स में ये अनपेयर्ड रह रहे हैं। जब पहले ये इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया गया, तब तो साइंटिस्ट ने ये रीज़न दे दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्स जो थे उन्होंने ये रीज़न दे दिया कि हो सकता है कि ये फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड आयन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन अमोनिया, तो इसलिए जो है ये पैरामैग्नेटिक शो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है ये पैरामैग्नेटिक शो हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव करैक्टर इसमें आ रहा है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जब और कॉम्प्लेक्सेस पढ़े गए, जैसे मान लो CO वाटर और F5 और 2 नेगेटिव, मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स आया, तो इसमें 5 तो ये थे, 5 तो फ्लोराइड थे, लेकिन एक तो वाटर का लिगेंड आया। अब यहाँ पे भी आपका जो है ये पैरामैग्नेटिक ही था। तो अब आप बोलेंगे जी इसमें 5 लगे हुए हैं फ्लोराइड, तब होगा। लेकिन कई केसेस में ऐसा हुआ, जैसे मान लो COH2O3 और F3, तो इस केस में भी ये पैरामैग्नेटिक ही था। फिर क्या कारण रहा होगा, अब तो 3 वाटर हैं और 3 फ्लोराइड हैं। अब तो ये तो आपका वाटर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब आयनिक नहीं है, और ये आयनिक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे कोई और चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा जो ये डिसाइड कर रही है कि ये आपके पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन कि नहीं होंगे, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। इसका पेयरिंग होना कि नहीं होना किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक और मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी हुई है, ये चीज़ आप खुद करेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस को, Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक है, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं जो हमने पीछे एक्सप्लेन कर दी हैं कि ऑक्टाहेड्रल ही है। तो एक में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये आप इजीली अब कर सकते हो अगर आपने पिछला अच्छे से समझ लिया है तो। लेकिन यहाँ पे ये जो लास्ट स्लाइड है, अब ये समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो कि जो अगर आपके आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि अगर आपका 4D ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं,
मैं 4 की बात करूँगी यहाँ पे, 4s 4p 4d और 3d, है ना। अगर 3 वाले यूज़ हो रहे हैं तो इनर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर 4 वाले यूज़ हो रहे हैं तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर इनर वाले यूज़ हो रहे हैं तो हमने ज़्यादातर केसेस में क्या देखा कि अगर इनर वाले यूज़ हो रहे हैं तो उनमें पेयरिंग हो रही है, तभी खाली हो रहा है ना इनर ऑर्बिटल, है ना। तो पेयरिंग जब हो जाएगी तो वो कैसे होंगे, उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। जैसे ये 3D में पेयरिंग हो गई, मान लो 6 हैं तो ये खाली हो गए, तो ये इनर डी कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर डी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, बिकॉज उसमें सारे के सारे पेयर होते हैं, तो वो लो स्पिन होते हैं। वो कैसे होते हैं, लो स्पिन। स्पिन किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे तो पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन हुए ये। और जो आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, हाई स्पिन। क्योंकि अगर 6 वाला ही केस ले लें, 6 ही इलेक्ट्रॉन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होंगे, तो ये 4 अनपेयर्ड हुए, तो 4 अनपेयर्ड, और इसने कौन से ऑर्बिटल यूज़ किए, आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ किए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हाई स्पिन हो जाता है ये। तो आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं, और इनर डी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, वो लो स्पिन होते हैं। एक चीज़ तो ये है। और दूसरी यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो होती है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द लिगेंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, मतलब कितना ताकतवर है लिगेंड उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी ताकत के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं। उस सीरीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑफ द लिगेंड। तो यहाँ पे हमने जो अरेंज किया हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो लास्ट में है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, और जो शुरू में रखे हुए हैं जैसे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ये फिर SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फ्लोराइड नेगेटिव, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड हैं। अब आपने इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि एक तो आपके आयोडीन में और फ्लोराइड, आयोडाइड और फ्लोराइड आयन में, फ्लोराइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और आयोडाइड आयन वीक फील्ड होता है ना, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना इसको। तो फ्लोराइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है फ्लोराइड आयन, और जो I नेगेटिव है वो वीक लिगेंड होता है। ठीक है, ये साइज़ की वजह से होता है, ये चलो बाद में देखेंगे जब इसको डिस्कस करने की बारी आएगी। अभी आपने ये ऑर्डर लर्न करना है। ठीक है, और जो मेन अभी हमने किए पीछे एग्जाम्पल्स, मैं उन्हीं लिगेंड्स की को सपोज ले लेती हूँ। एक केस में आपका क्या था, फ्लोराइड था, और एक केस में अमोनिया था, है ना। तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब आपने ध्यान रखना है इसका कि फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड और अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब मैं पिछली स्लाइड पे चले जाती हूँ, ये वाली। फ्लोराइड और अमोनिया में से फ्लोराइड क्या था, वीक फील्ड था, पहले था वीक, और अमोनिया जो था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास दोनों सिचुएशन सेम है, दोनों सिचुएशंस यहाँ तक सेम है। अब जब इसके पास लिगेंड आया, ठीक है, तो वो लिगेंड ने कमरा लेना है, अपना रूम लेना है, जिसमें उसने अपने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, जिसमें उसने अपने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो अगर वो ताकतवर लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, वो इन दो पर्सन्स को बोलेगा, अगर वो उसमें ताकत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इस पर्सन को बोलेगा कि जा तू इसके साथ अपना रूम शेयर कर, और इस पर्सन को बोलेगा तू इसके साथ अपना रूम शेयर कर। तो जब ये दोनों अपना रूम यहाँ पे शेयर करना शुरू कर देंगे तो ये दो रूम किसके लिए खाली हो जाएंगे, आपके लिगेंड के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग है ना।
ये 2 रूम किसके लिए खाली हो जाएंगे? जो कि स्ट्रांग था, उसने अपनी फोर्स के बलबूते पे अपने ये रूम खाली करवा दिए। ठीक है, तो स्ट्रांग फील्ड जिस लिगेंड की थी वो इनर डी कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं, और अगर इनर डी कॉम्प्लेक्सेस हैं तो लो स्पिन होंगे। ये देखिए स्पिन कितनी कम है इनकी, क्योंकि अनपेयर्ड है ही नहीं, सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, और अगर लिगेंड वीक है बेचारा तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने कमरे में रह लीजिए, मैं जो है साथ वाले रूम को यूज़ कर लूँगा। मतलब 4s 4p मैं 4d में चला जाऊँगा। ठीक है, मैं 4d को अकोमोडेट कर दूंगा जो खाली हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा वो बोलेगा नहीं जी, मुझे तो यही अंदर वाले ही कमरे पसंद है, मुझे यही चाहिए, तुम पेयर हो जाओ। समझ आ रही है बात? तो वीक फील्ड वाले ने तो आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस यूज़ किए, वीक फील्ड वाले ने पेयरिंग नहीं की। पेयरिंग नहीं की तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा है, जिसमें वीक फील्ड वाला लिगेंड लगा हुआ है, और जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड लगा हुआ है उसने कैसे बिहेव किया? उसने डायामैग्नेटिकली बिहेव किया। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पे हमारे पास नट शेल में क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो आपके इनर डी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और साथ में वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन, और वीक फील्ड हाई स्पिन। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने ध्यान में रखना है, हाई स्पिन वीक फील्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी यहाँ पे, कि हमने जो लास्ट स्लाइड डिस्कस की है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? लो स्पिन होते हैं, क्योंकि वो इनर डी कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करते हैं, और जो वीक फील्ड वाले होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं, क्योंकि वो आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।